स्क्रीन पर दिख रहा होगा अपना आगे का जो टारगेट है वो। हम अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे थे और अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने पढ़ा था, कल जो पढ़ा था उसमें क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था और एक प्रश्न भी आया था कि क्वथनांक में उन्नयन क्यों होता है, तो उसको समझाया था लास्ट में कि जब किसी वाष्पशील विलेय में अवाष्पशील पदार्थ डालेंगे तो द्रव की सतह पर वो अवाष्पशील विलेय के कण आ जाएंगे, जिससे वाष्प बनने की दर कम हो जाएगी और इसलिए वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक वाष्प बनानी पड़ेगी और अधिक वाष्प बनाने के लिए हमारे पास एक ही इलाज रह जाता है, वो है उसका ताप बढ़ाने का। तो इस तरह से उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हिमांक में अवनमन। तो सबसे पहले हमें यहाँ हिमांक किसे कहते हैं उसको पढ़ना है, हिमांक की परिभाषा। और हिमांक की परिभाषा में देखिए पहली लाइन मैंने लिख रखी है, वह ताप जिस पर पदार्थ की ठोस अवस्था व द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब समान हो जाता है। ठोस अवस्था का वाष्प दाब और द्रव अवस्था का वाष्प दाब, दोनों वाष्प दाब जब समान हो जाते हैं तो उस टेम्परेचर को कहते हैं हिमांक। अब जब हम एक अवाष्पशील ठोस लेते हैं और उसको किसी विलायक में मिलाते हैं तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसका वाष्प दाब पहले की तुलना में क्या हो गया, कुछ कम हो गया, और पहले की तुलना में कुछ कम हो गया तो उस अवस्था में इसका वाष्प दाब उस विलायक के वाष्प दाब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा, कम तापमान पर ही हो जाएगा, है ना। जब एक वाष्पशील ठोस विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब पहले की तुलना में कुछ कम ताप पर ही ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, अतः उसका हिमांक घट जाता है। मतलब जिस टेम्परेचर पर वो ठोस अवस्था में आता था उससे क्या हो जाएगा, कम टेम्परेचर पर ही वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम यहाँ एक ग्राफ बना रखा है उसको समझते हैं। देखिए एक लाल स्याही से मैंने ग्राफ बना रखा है जिसके कर्व का नाम है बीसी, और वो बीसी कर्व जो है वो किसका है, विलायक का। कब, शुद्ध विलायक का। जब हम इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं कोई ठोस तो उसके बाद जो है वो उसका कर्व जो है वो बीई हो जाता है और विलयन बन जाता है। तो विलयन का ये है, और जब वो जम करके हिमकृत हो जाता है तो उस अवस्था में उसका जो कर्व है वो AB हो जाता है। हिमकृत विलयन का कर्व AB हो जाता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैंने तीनों को अलग अलग रंग से बताया है। अब देखिए आप पहले क्या हो रहा था, तो पहले जो उसका हिमांक था वो D बिंदु था। D बिंदु पर क्या हो रहा था, पहले वो किस बिंदु पर जम रहा था, B बिंदु पर जम रहा था। शुद्ध विलायक कौन से बिंदु पर जम रहा था, B बिंदु पर, और इसलिए उसका जो अपन हिमांक करेंगे वो नीचे बताया मैंने, देखिए आप एक्स अक्ष पर TF है ना नॉट, उसका हिमांक कितना है, TF नॉट। लेकिन जैसे ही जो वो विलयन बनेगा तो विलयन बनते ही उसका हिमांक है वो कहाँ हो गया, D बिंदु पर, और इसलिए D बिंदु के संगत एक्स अक्ष पर तापमान कितना है, TF है। तो तापमान कम हो गया। आप देखिए तापमान बाएं से दाएं बढ़ रहा है और जो TF नॉट है वो दाहिनी तरफ है और TF है वो बाईं तरफ है, इसलिए तापमान पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। तो ये मान लें कि शुद्ध विलायक का हिमांक अगर TF नॉट है तथा अवाष्पशील विलेय मिलाने पर हिमांक TF हो जाता है, तो हिमांक में कमी कितनी आई, और हिमांक में जो कमी आई उसको हम लिखते हैं डेल्टा TF। हिमांक में जो कमी आई उसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा TF, और वो डेल्टा TF किसके बराबर होगा, TF नॉट माइनस TF। TF नॉट का मतलब प्रारंभ में जो अधिक हिमांक था वो माइनस TF, यानी कि बाद में जो कम हो गया वो हिमांक, और उन दोनों को घटाने पर हिमांक में अवनमन कितना हुआ, तो डेल्टा TF हमारे पास आ जाएगा। परंतु जिस तरह से कल हमने पढ़ा था कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा B, इसी तरह से यहाँ पर डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा B। हिमांक में ये जो अवनमन हुआ वो किसके समानुपाती है, वाष्प दाब में जो परिवर्तन हुआ उसके समानुपाती है। और राउले का नियम हमको क्या कहता है, राउले का नियम कहता है कि वाष्प दाब में जो परिवर्तन हुआ और वो TF डेल्टा TF किसके प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा B के, और डेल्टा B किसके प्रोपोर्शनल है, XB के, और इसके तीनों को कोरिलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू XB। और इसलिए जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KXB, जहां पर K क्या है, नियतांक, जहां पर K क्या है, नियतांक है। तो इस तरह से K नियतांक होने की वजह से TF जो है वो हमारे पास KXB के इक्विवेलेंट आ गया, और जो डेल्टा TF है
वो के एक्स बी के इक्वलेंट आ गया और एक्स बी का मान हमने कल निकाला था, कल हमारे पास एक्स बी का मान निकाला हुआ तैयार था, मोल अंशों की निकाले थे ना हमने, उसकी बात कर रहा हूँ। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और वो मान हम यहाँ रख देंगे। तो डेल्टा टी एफ बराबर आएगा के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यहाँ कल की तरह ही अगर विलियन बहुत तन्नु है तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हर में उसका मान नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। और इसलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब एम ए क्या है, उस विलायक का अणुभार, और विलायक का अणुभार सभी विलियनों में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इस तरह से के स्थिरांक और एम ए का गुणा करेंगे तो दोनों का हमको एक नया स्थिरांक मिल जाएगा, जिसका मैंने रेड इंक से नीचे क्या कर दिया है, के एफ। के इंटू एम ए को गुणा करने पर नया नियतांक बन जाएगा के एफ इंटू हमारे पास क्या बचा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और ये क्या कहलाता है, मॉडल द्रव्यमान, मॉडल था, और इसके डेल्टा टी एफ इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, के एफ इंटू एम। लेकिन मोललता की जो परिभाषा है उसको हम हजार में कन्वर्ट करके लेते हैं, और जब हम उसको हजार में कन्वर्ट करके लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और एम की जगह हम वैल्यू रख देंगे डब्ल्यू बी इंटू हजार बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और पक्षांतरण करके अगर एम बी को हम बाएं पक्ष में ले जाएंगे और डेल्टा टी एफ को दाएं पक्ष में लाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एम बी इज इक्वल टू के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, विलेय का अनुभार निकाल सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हमने जितने भी ये प्रश्न किए उन सभी प्रश्नों में लास्ट में हमने क्या निकाला है, विलेय का अनुभार निकाला है ना। अगर हमको हिमांक में अवनमन कितना हो गया वो पता पड़ जाए, या क्वथनांक में अवनमन कितना है वो पता पड़ जाए, या आपेक्षिक अवनमन पता पड़ जाए वाष्प पदार्थ का, तो उन सब की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो विलेय है उसका द्रव्यमान एम बी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने इसमें पढ़ा है। अगला बिंदु हमारा उसी में है, अणुसंख्यक गुणधर्मों में परासरण और परासरण दाब। तो परासरण दाब पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा परासरण, लेकिन परासरण जो है उसी से मिलता जुलता एक शब्द आप पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं और वो है विसरण। तो विसरण और परासरण में दोनों में कुछ अंतर है, इसलिए मैं यहाँ एक बार आपको पहले विसरण पढ़ाना चाहूंगा। विसरण का मतलब है जल से भरे पात्र में, आप देखिए प्रयोग करते हैं अपन कि जल से भरे पात्र में स्याही की एक बूंद डाल दिया जाए तो कुछ समय बाद हम उस पानी को कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वो स्याही की बूंद है वो पूरे पानी में क्या होगी, फैल जाएगी। तो जब हमने स्याही की बूंद डाली तब उस स्याही की बूंद की सांद्रता क्या थी, अधिक थी, उस जगह स्याही की सांद्रता अधिक थी। लेकिन धीरे धीरे वो स्याही क्या हुई, जहां स्याही की सांद्रता कम थी, मतलब बाकी के पानी में जहाँ कोई स्याही है ही नहीं, उसकी ओर गमन करती है। और इस तरह से क्या हुआ कि हमने जो विलेय डाला वो विलेय उसकी सांद्रता जहां अधिक थी वहां से जहां उसकी सांद्रता कम है उसकी ओर जाने लगता है। तो वह प्रक्रम जिसमें विलेय के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं वह विसरण कहलाता है। जैसे हम एक कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती का धुआं उस कमरे में ज्यादा होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे अगरबत्ती ज्यादा देर जलेगी वैसे वैसे क्या होगा, जहां उसका धुआं कम है उसकी ओर जाने लगेगा। अगरबत्ती के पास ज्यादा है तो वहां से निकल निकल कर कहाँ जा रहा है, जहां कम है वहां जा रहा है। उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है, ध्यान देना। और कौन जा रहा है, विलेय जा रहा है। मैंने विलेय के नीचे लाल अंडरलाइन कर रखी है, आपको दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर, विलेय के नीचे लाल अंडरलाइन। विलेय के कण है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं और तब क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। लेकिन उसी से मिलती जुलती एक दूसरी घटना आप एक चित्र द्वारा इसमें आपको समझा रहा हूँ, आप साइड में देखिए दाहिनी तरफ, जिसको हम बोलते हैं परासरण। कि मान लीजिए हमने एक यू ट्यूब आकार का पात्र बनाया है और उस पात्र के बीच में हमने एक अर्ध पारगम्य झिल्ली बना रखी। ये झिल्ली ऐसी होती है कि इसके अंदर से एक निश्चित आकार के जो कण है वो गुजर सकते हैं, लेकिन उससे बड़े आकार के जो कण है वो उसमें से नहीं गुजर सकते। इसको कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली।
क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो ये अर्ध पारगम्य हमने झिल्ली लगा रखी है। अब उसके दो भागों में एक ही द्रव भर रखा है। उसके बाईं तरफ जो द्रव भर रखा है वो आप यूं मानिए कि शक्कर का विलयन है, लेकिन इसमें शक्कर की मात्रा अधिक है, अधिक सांद्रता वाला विलयन। और दाईं तरफ जो विलयन है उसमें कम सांद्रता वाला विलयन है, यानी कि शक्कर की मात्रा कम है। दो विलयन है और दोनों के बीच में वो अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा रखी है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब दोनों विलयन इस तरह से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथकित रहेंगे, तो जहां सांद्रता कम है, तो सांद्रता कम है इसका मतलब क्या हुआ, विलय की मात्रा तो कम है लेकिन विलायक की मात्रा ज्यादा है। तो विलायक के जो कण हैं, मतलब पानी के जो कण हैं, वो उस अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर, मैंने तीन बता रखे हैं, देखो आप, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर के किस तरफ जाते हैं, अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं। और इस घटना को क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। ध्यान देना, मिश्रण में किसके कण जा रहे थे, विलय के कण जा रहे थे। यानी कि जैसे यूं समझिए आप कि हमने शक्कर का एक कण पानी में डाल दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो कण घुल जाएगा। क्यों, क्योंकि उस कण के छोटे छोटे और क्या हो जाएंगे, उसकी सांद्रता कम होती जाएगी और वो जहां जहां शक्कर के कण नहीं है वहां निकल जाएंगे। लेकिन उसकी जगह अगर हम दो विलयन या इस तरह के लेते हैं, एक की सांद्रता अधिक है दूसरे की सांद्रता कम है, तो कम सांद्रता की तरफ से क्या होगा, पानी जो है वो निकलकर किसकी तरफ जाएगा, अधिक सांद्रता की तरफ जाएगा। और इसलिए मैंने ऊपर लाल साइज से आपको बता रखा है, देखो पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर उठेगा। ब्लू शाई के लेवल दोनों में बराबर है, आप देखो ब्लू शाई का लेवल, ये देखिए मैं निशान कर रहा हूँ, ब्लू शाई का लेवल दोनों में इतना बराबर था। लेकिन परासरण के कारण पानी की मात्रा क्या होगी, परासरण के कारण पानी की मात्रा जो है वो इस तरफ आएगी, और इस तरफ आने की वजह से ये जो मैं ग्रीन ग्रीन बता रहा हूँ, उतना पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पानी का लेवल उतना बढ़ जाएगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं, परासरण। तो परिभाषा, वह प्रक्रम जिसका कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली के अंदर से गुजरते हैं। देखो उसमें विलय के कण जाते हैं और इसमें विलायक के कण जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब मान लीजिए वो जो बाई भुजा जो है उसके ऊपर मैंने तीन तीर बता रखे हैं और बता रखा है दाब, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, है ना। तो अगर हम यहाँ पर उचित दाब लगा दें, अगर हम यहाँ पर उचित प्रेशर लगा दें, तो उचित प्रेशर लगाने पर जो विलायक के कण इधर आ रहे थे वो इधर आना रुक जाएंगे, जो दाईं तरफ से बाईं तरफ आ रहे थे वो आना क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर से क्या लगा दिया, प्रेशर लगा दिया। तो परासरण की घटना को रोकने के लिए जो प्रयुक्त बाह्य दाब होता है उसी को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। परासरण की घटना को रोकने के लिए जो बाह्य दाब होता है उसी को परासरण दाब कहते हैं। ये परासरण दाब क्या काम करता है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, अर्ध पारगम्य झिल्ली में जाने वाले विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकता है। अगर हम दाब नहीं लगाएंगे तो अणुओं का प्रवाह जारी रहेगा, लेकिन अगर हम दाब लगाएंगे तो वो कम सांद्रता वाले और अधिक सांद्रता वाले विलयन अलग ही बने रहेंगे, उनके बीच में विलायक के कणों का आदान प्रदान रुक जाएगा। उस दाब को जो बाहर से हमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है उसको परासरण दाब कहते हैं, और इसे किससे व्यक्त करते हैं, पाई से व्यक्त करते हैं। परासरण दाब को व्यक्त करने का तरीका क्या है, पाई। अब इस परासरण दाब से संबंधित भी दो नियम दिए हैं वॉन हॉफ ने, और वो दोनों हमको आज यहाँ पर पढ़ने हैं। पहला नियम जो है उसे कहते हैं वान हाफ बायल नियम। वान हाफ बायल नियम, उसने कहा कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। परासरण दाब जो है वो सांद्रता के समानुपाती होता है, और सांद्रता का ही अपोजिट व्युत्क्रम अगर है तो तनुता होता है। इसका मतलब इसी बात को दूसरी भाषा में लिखें तो हम लिख सकते हैं पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो वान हाफ बायल नियम क्या है, या परासरण दाब के नियम क्या है पूछा जाए तो दोनों लिखने हैं, लेकिन वान हाफ बायल नियम क्या है तो वहां अपन को लिखना है कि निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। फिर वान हाफ ने दूसरा नियम दिया, और दूसरा नियम उसने कहा कि निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर विलयन का
परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यहाँ विलियन विलियन 2 बार लिख दिया है, एक बार को आप काट दें। निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर विलियन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप यानी कि जो टेम्परेचर हमको सेंटीग्रेड में दे रखा है उसको केल्विन में बदलना, वो परम ताप कहलाता है। इसको लिखेंगे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब अगर हम दोनों नियमों को साथ साथ लिखें तो ऊपर वाले नियम में हमारे लिए क्या था, पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। दूसरे नियम में क्या था, पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी। दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन बी। पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन बी। और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हमको नियतांक लगाना पड़ता है। यहाँ जो नियतांक लगाते हैं उसको हम एस कहते हैं। पाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन बी। और इसको सरल करेंगे, वज्रगुणा कर देंगे तो पाई बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, एस टी आएगा। और ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए। अगर हमने n मोल लिए हैं और n मोलों के लिए हम परासरण दाब ज्ञात कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, पाई बी इज इक्वल टू एन एस टी। लेकिन प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि ये जो s गुणांक हमने लिया है उस s का आंकिक मान r के आंकिक मान के बराबर होता है। ऐसी एक समीकरण हमने पहले पढ़ी है ना, जिसमें PV इज इक्वल टू NRT आता है 11, उस R की मैं बात कर रहा हूँ कि S का जो मान है वो किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। और इसके S को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, S को हटा करके हम लिख सकते हैं पाई V इज इक्वल टू NRT। पाई V इज इक्वल टू NRT। तो इस तरह से अगर हमको आयतन दिया हो, R का मान पता हो, परम ताप दिया हो, तो हम परासरण दाब की गणना कर सकते